Welcome in lecture 6 of Industrial Engineering. Myself Sanjay Tiwari. I am working in BN College of Engineering and Technology, Lucknow in Mechanical Department. Today we will discuss about the computer aided layout design technique and assembly line balancing. So let's move to our course content. So in previous lecture हमने देखा कि what are the different types of layout which are used in a plant. So हमने देखा कि that are 4 types of mainly layout, that is product layout, process layout, fixed position layout and combination layout. So वहाँ पे एक बेसिक लेवल पे आइडिया डेवलप हुआ कि प्रोडक्ट लेआउट का मतलब क्या है, प्रोसेस लेआउट का मतलब क्या है और फिक्स पोजीशन लेआउट का मतलब क्या है. तो जो मोस्ट जनरलाइज जो लेआउट है दैट इज़ कॉम्बिनेशन लेआउट और कहते हैं प्रोसेस लेआउट. तो अब ठीक है, ये आइडिया हो गया कि प्रोसेस लेआउट का मतलब क्या है. लेकिन अब जो डिफरेंट टाइप के हमने जो सिमिलर टाइप्स के ऑफ मशीन्स को कहीं पे लोकेट किया है, तो उसके लोकेशन के पीछे का क्या लॉजिक है. सपोज दैट हमारे पास एग्जांपल है कि 5 टाइप की लेथ मशीन्स हैं, 6 टाइप की ड्रिलिंग मशीन्स हैं, ग्राइंडिंग मशीन है 10 टाइप की. उनको हमने डिफरेंट लोकेशन पे सेट किया. इस टाइप के हमारे पास जो सेल्स हैं, सपोज 20 सेल्स हैं, तो 20 सेल को एक एरिया में लोकेट करना है. और लोकेशन का मकसद क्या होना चाहिए कि जिससे उनके बीच में जब मटेरियल का या मैन का मूवमेंट हो तो मूवमेंट मिनिमम हो, और अगर हो भी तो आपस में कोलैप्स ना करे, आपस में एक दूसरे से टकराए ना, एक स्मूथ फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल हो. तो इस टाइप की अगर जब बात करते हैं तो अगर हमारे पास 2 3 4 मशीन्स हैं तब तो वहाँ पे कोई खास बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं आते हैं. लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होंगी, बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में मैन एंड मशीन का मटेरियल का मूवमेंट होना है. तो एट सच टाइप ऑफ सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन द लेआउट विद मैनुअल एक्टिविटी. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो एट दैट टाइम हमें कुछ हद तक कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है. दैट्स वाई इट इज़ नीडेड टू स्टडी कंप्यूटर एडेड लेआउट डिज़ाइन टेक्निक्स. ओके, सो जरा देखें ऐसा कब होता है, क्यों होता है. तो आई हैव लिस्टेड सम कॉजेज that why we need computer aided layout design techniques. So first is in a big organization there are too many department and they are interlinked. किसी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे. सपोज दैट पहला डिपार्टमेंट क्या होगा, जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया. आफ्टर दैट एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा. उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के लेआउट प्लान कर रखे हैं, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट. तो आप कह सकते हैं कि लेआउट अंदर चाहे जो भी हो, लेकिन दैट इज़ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, तो एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, एक इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हो गया. आफ्टर दैट पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है. ऐसे ही ना जाने कितने डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट जब आपस में कोलोबरेट होते हैं सिंक्रोनाइज मैनर में, तब जाके एक इंडस्ट्री स्मूथली फ्लो कर पाती है. तो दैट्स वाई इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू मेनी डिपार्टमेंट्स एंड दे आर इंटरलिंक्ड. सबके बीच में इंटरलिंक कुछ होते हैं. हाँ, अब जो इंटरलिंक का जो लेवल है, जो उसका ग्रेड है, वो कम ज़्यादा हो सकता है. जैसे अगर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इनका आपस में प्रॉक्सिमिटी क्या है, इनका आपस में जो रिलेशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है. तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना ही है. तो इट मीन्स क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर. और इसलिए इनको आपस में ऐसे पोजीशन पे लोकेट होना चाहिए जिससे स्मूथली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से होके गुजर जाए, है ना. तो एक मैंने एग्जांपल लिया इस टाइप से. ए लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल टेक्स प्लेस. ईच डिपार्टमेंट हैव डिफरेंट क्लोजनेस रेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट. मैंने बताया आपसे अभी, है ना. इट क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर लेआउट. तो अब ये बात जब हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से बहुत क्लोज रेटिंग है, जो क्लोजनेस रेटिंग है बहुत हाई है. और सपोज दैट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उससे उसका डिस्टेंस क्या होगा कि विदाउट टेस्टिंग, विदाउट क्वालिटी कंट्रोल वो पैकेजिंग तो होना नहीं है. तो उससे उसका जो क्लोजनेस रेटिंग की जो डिग्री है वो कम है. तो इस टाइप से जो इंटर रिलेशन भी है
वो रिलेशन सबका एक साथ सारे डिपार्टमेंट का एक जैसा एक दूसरे के साथ नहीं है, कुछ कम कुछ ज़्यादा है। तो उसी के बेसिस पे हमको ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि पूरे प्लांट में, पूरी फैक्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ रखा जाए। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जहाँ होगा, फिर इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कौन सा लेआउट होगा, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, वो हम लोग लास्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डिपार्टमेंट्स की लोकेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर लेआउट मस्ट बी ऑप्टिमाइज टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है कि कोई कोई इंसान आया और इसने डिज़ाइन कर दिया कि इसको यहाँ बनाइए, इसको यहाँ बनाइए, इसको यहाँ बनाइए। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। ढेर सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, उस ढेर सारे सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट सुटेबल है वो हमें देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ ऑप्टिमाइज टेक्निक्स की यूज करनी पड़ेंगी। दैट्स वाइज हम कुछ कैलकुलेशंस होंगी, उस कैलकुलेशंस के हम काम करने चल रहे हैं, है ना। तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डेवलप ए प्रोग्राम विथ सुटेबल एल्गोरिथम टू ऑप्टिमाइज लेआउट डिजाइन। तो क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 2-3 डिपार्टमेंट की बात नहीं है। एक इंडस्ट्री में 25, 50 या 15 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उनके रिलेशंस इतने ज़्यादा होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इतने ज़्यादा होंगे कि इसको मैनुअली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज नोन एज कंप्यूटर एडेड लेआउट डिजाइन टेक्निक। ओके, सो काफ़ी कुछ काम इस पर हो चुका है और अभी भी चल रहा है रिसर्च लेवल पे। तो जो अभी अवेलेबल हमारे पास लेआउट पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिससे हम अपने प्लांट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, दे आर मेनली कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी। वन इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एंड अदर इज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम? कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स वहाँ सुटेबल है जब हम किसी नए प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे होते हैं। मीन्स हमारे पास जो कुछ वर्क कर रहे हैं वो पेपर पे है, हमारे पास लैंड अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, तो अभी सब पूरा मैदान खाली है, हमें स्टार्टिंग से उस पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट करना है। तो एट दैट टाइम जो प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं उसी को कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। सो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स आर सुटेबल फॉर इंडस्ट्री इन प्लानिंग स्टेज, मीन्स फॉर द न्यू प्लांट। जब न्यू प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हमें ये प्रोग्राम सुटेबल होंगे। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्राम अभी तक डेवलप हो चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन दीज 3 प्रोग्राम्स आर मेन प्रोग्राम्स। दैट इज़ कोर लैब, है ना। कोर लैब मीन्स कंप्यूटराइज्ड रिलेशनशिप लेआउट प्लानिंग। कंप्यूटराइज्ड रिलेशनशिप लेआउट प्लानिंग, ये सभी वर्ड से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट लिए गए हैं। कंप्यूटराइज से CO लिया गया है, रिलेशनशिप से RE लिया गया है, लेआउट से LA एंड प्लानिंग से P। तो इसी को हम लिख रहे हैं कोर लैब, है ना। नेक्स्ट इज LDAP। LDAP means automated layout design program. Automated layout design program. So that is known as LDAP. And one is more, that is PLANET, plant layout analysis and evaluation technique, है ना। तो these are 3 main program which are used to design a new plant, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी काम की बात है कि ये तीनों के तीनों ही इनका जो एल्गोरिथम हम लोग डेवलप करते हैं वो एल्गोरिथम आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ACR, एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट। तो ये भी अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल के थ्रू कि व्हाट इज़ एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट। इनका जो लॉजिक है, ये सारे प्रोग्राम के जो पीछे लॉजिक काम कर रहा है वो एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट के ARC एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। और एक टाइप का प्रोग्राम अवेलेबल है जिसे हम कह रहे हैं कि सुटेबल फॉर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लांट। मीन्स अगर कोई प्लांट पहले से है और उस पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई, कुछ प्रॉब्लम फील हुई, हमें उसको फिर से दोबारा से ऑप्टिमाइज करना है। तो फॉर दैट पर्पज वी यूज़ दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, दैट इज़ क्राफ्ट एंड RUGR। क्राफ्ट मीन्स कंप्यूटराइज्ड रिलेटिव एलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज टेक्निक and RUGR means it is based on the graph theory. RUGR, it is based on the graph theory. So let's see that what is activity relationship chart, है ना। तो एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट का मतलब ये है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं
उनके बीच में कुछ इंटर रिलेशंस होंगे और इंटर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि वो आपस में मिल के एक दूसरे के साथ किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इस बेसिस पे कुछ रिलेशंस होंगे। तो जो एक्टिविटी हैं उन एक्टिविटीज़ की हमें कुछ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, उसके कुछ कोडिंग करनी पड़ेंगी। सपोज दैट कुछ हमने यहाँ पे कोड बने हैं, ये स्टैंडर्ड कोड्स हैं, है ना। ऐसे अगर कोड ए है, ए का मतलब क्या है, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी। मीन्स अगर दो डिपार्टमेंट के बीच का रिलेशन बहुत क्लोज है, जैसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो इनके बीच की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो नियर बाई जो रिलेशंस हैं वो बहुत क्लोज है। तो इस चीज़ को हम दिखाने के लिए ए कोड का यूज करेंगे, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी, दिस विल बी शोन बाई अल्फ़ाबेट ए, है ना। सिमिलरली स्पेशली इंपॉर्टेंट विद द अल्फ़ाबेट ई, और जब आई लिखेंगे कि आई का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, एंड ओ मीन्स ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट, यू फॉर अनइम्पॉर्टेंट एंड एक्स फॉर क्लोजनेस अनडिजायरेबल। मीन्स अगर एक्स का मतलब क्या है कि दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके बीच का क्लोजनेस कोई मतलब नहीं है, उनके बीच का कोई भी एक्टिविटी आपस में इंटरलिंक नहीं करती है, या करती भी है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इस टाइप से देखें तो उसी से हम एक चार्ट डेवलप करेंगे लाइक दैट। एक एग्जांपल है, इस तरह का चार्ट बन के आएगा, इसी को बोल रहे हैं ARC, एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट। सपोज दैट यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट लिए गए, डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज दैट 6 डिपार्टमेंट हैं एंड डिपार्टमेंट्स आर असेंबली, ऑफिस, स्टॉक रूम, शिपिंग, ब्रेक रूम एंड टूल रूम। ये कुछ 6 डिपार्टमेंट हैं, इनके बीच का आपस में रिलेशन हमें देखना है कि कैसे आएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में डिपार्टमेंट नाम लिखे गए, आफ्टर दैट फर्स्ट जो डिपार्टमेंट था उसके टॉप लाइन से और नीचे लास्ट के बॉटम लाइन को हमने ऐसे मिला दिया ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। फिर इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींची, तीसरी लाइन खींची, ऐसे ऐसे लाइन खींचते चले गए, फिर इसके पैरेलल ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया। तो आप देखेंगे कि इस टाइप से कुछ ब्लॉक्स बन जाएंगे, डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब अगर किसी ब्लॉक की बात करें हम यहाँ पे, सपोज दैट जैसे हमने ब्लॉक ए की बात करें, तो ब्लॉक ए, ये जो यहाँ लिखा है ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या शो करता है, दिस ब्लॉक इज शोइंग द रिलेशन ऑफ शिपिंग एंड स्टॉक रूम। तो शिपिंग और स्टॉक रूम के बीच का रिलेशन को ए से लिखा गया है। ए मीन्स क्या है, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी। मीन्स ये कहा गया है जिसने इसको बनाया है कि जो आपका स्टॉक रूम है और जो शिपिंग डिपार्टमेंट है, इन दोनों को आपस में बहुत पास होना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ हैं। तो जब हम प्लान को डिज़ाइन करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा एल्गो बनाएंगे कि जहाँ पे ए कोड आएगा और उसके हिसाब से वेटेज देते हुए स्टॉक रूम को और शिपिंग डिपार्टमेंट को हम बहुत क्लोज रखेंगे। सपोज दैट देखिए कहीं पे एक्स लिखा है, ये दैट इज़ एक्स। एक्स का मतलब क्या है, एक्स, ये ब्लॉक क्या शो कर रहा है, दिस ब्लॉक इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द ऑफिस एंड बिटवीन द ब्रेक रूम। तो ये डिपार्टमेंट शो कर रहा है कि ऑफिस और ब्रेक रूम का मतलब क्या है, रेस्ट रूम, जहाँ पे हमारे जो स्टाफ है वो जाके रेस्ट करते हैं बीच में। तो ऑफिस और रेस्ट रूम के बीच के जो रिलेशन को एक्स से डिनोट किया गया है, और एक्स का मतलब क्या है, क्लोजनेस अनडिजायरेबल। मीन्स कुछ एक्टिविटी तो होती है, दिन में एक बार लंच करने जाते ही हैं, लेकिन उस एक बार की एक्टिविटी के बेसिस पे इसको हम बहुत क्लोज नहीं रख सकते। उससे बेटर है किसी और चीज़ को उसके नियर बाई शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ओ ए आई, सपोज दैट ओ दिख रहा है, तो ओ का मतलब क्या है, ओ इज़ द रिलेशन बिटवीन द ऑफिस एंड असेंबली। तो अगर आपको ये देखना हो, बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाएगा कि अगर हम ये देखना चाहें कि असेंबली से बाकी डिपार्टमेंट का रिलेशन क्या है, तो असेंबली से बाकी डिपार्टमेंट रिलेशन कैसे देखेंगे, दिस इज द रो ऑफ असेंबली। अब देखिए ऑफिस का रिलेशनशिप कैसा है, ओ से डिनोट किया जा रहा है, ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक रूम का क्या है, ए से किया जा रहा है, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी। एंड शिपिंग का आई से किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ब्रेक रूम का ई से किया जा रहा है, तो दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट। एंड टूल रूम का ए से है, तो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो एक रो ये दिखा रहा है, दिस रो इज शोइंग दैट कि असेंबली डिपार्टमेंट का बाकी डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन है। तो बाय द एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट इट इज़ वेरी इजी टू सी द रिलेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं एक्टिविटी रिलेशनशिप चार्ट।
चलिए इसको एक थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक इज आवर असेंबली लाइन बैलेंसिंग। असेंबली लाइन बैलेंसिंग से मतलब क्या है यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ जाते हैं और आने के बाद उसकी हम कहीं किसी डिपार्टमेंट में असेंबली करते हैं। जब असेंबली करते हैं तो असेंबली के अंदर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं, वहाँ पे बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से एक लाइन चल रही होती है और डिफरेंट डिफरेंट कई कई वर्क स्टेशन बने होते हैं और हर वर्क स्टेशन पे कुछ कुछ वर्क असाइन होते हैं कि इस वर्क स्टेशन पे ये काम होगा, इस वर्क स्टेशन पे ये काम होगा, और उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिससे कि बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट हमारी असेंबली का वर्क पूरा हो, है ना। तो इसी को हम कह रहे हैं असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन बैलेंसिंग कैसे, बैलेंसिंग का मतलब क्या है, हाउ टू बैलेंस है असेंबली लाइन, कि उसके बीच में किसी तरह की रुकावट ना आए, ना मशीन को वेट करना पड़े प्रोडक्ट का और ना प्रोडक्ट को वेट करना पड़े वर्क स्टेशन का। मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड लेबर, ये अगर हम इंश्योर कर पाए किसी असेंबली लाइन में तो हम इसे कहेंगे असेंबली लाइन बैलेंसिंग। चलिए इसको एक थोड़े छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट हमें एक बाइसिकल को असेंबली करनी है, तो एक बाइसिकल ले लेते हैं और इसमें कुछ हमें पार्ट असेंबल करना है। मकसद हमारा यह है कि साइकिल बन के तैयार हो जाए, यहाँ कुछ पावर मैकेनिज्म होगी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो सपोज दैट हमने कोई एग्जांपल लिया है कि एक साइकिल के असेंबली, सारे कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। साइकिल का फ्रेम वो बना रखा है, व्हील्स बने रखे हैं, हैंडल बने रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क इज़ रेडी, और अब हमें इन सबको असेंबल करना है। तो फास्ट असेंबल करने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम एक असेंबली लाइन बनाएंगे। दिस इज़ नोन एज असेंबली लाइन, कि यहाँ से काम शुरू होगा और जब यहाँ बाहर वर्क आएगा तो यहाँ पे हमें साइकिल मिल जाएगी, ठीक है। सपोज दैट हमने कुछ वर्क स्टेशन बनाए हैं, इट इज़ नियर अबाउट 6 वर्क स्टेशन, 1 2 3 4 5 6, और 6 वर्क स्टेशन पे कुछ डिफरेंट वर्क असाइन किए हैं, उनको होना है। सपोज दैट फर्स्ट वर्क स्टेशन पे यहाँ पे हमारे पास फ्रेम आएगा। पहले हमने फ्रेम लिया और उस पर पहला काम क्या किया, हमने पावर ट्रांसमिशन का जो अटैचमेंट है इंस्टॉल किया। दैट इज़ 2 गियर लगाने हैं और उसमें एक चैन लगाना है, पैडल लगाना है। तो 2 गियर, एक चैन और एक पैडल की असेंबली यहाँ पे होनी है। दिस वर्क स्टेशन हैव ए वर्क टू असेंबल 2 गियर, 1 चैन, 1 पैडल, है ना। अब इस काम को जितनी जल्दी से कर पाएंगे वैसे ही होने के बाद ये लाइन आगे बढ़ेगी, और आगे जब बढ़ेगी तो व्हील असेंबली होगी। व्हील असेंबली क्या हो रही है, हमें 2 व्हील्स लगाने हैं, है ना। ये भी कर सकते थे कि फ्रंट व्हील यहाँ लगे, अगले असेंबली पे, अगले वर्क स्टेशन पे दूसरी व्हील लगी, लेकिन हमने यहाँ दो एक्टिविटी को क्लब कर दिया है एक वर्क स्टेशन पे। तो 2 व्हील की असेंबली यहाँ हो गई। नेक्स्ट जब व्हील लग गया तो फर्स्ट आगे गया हैंडल असेंबली, एक हैंडल इंस्टॉल हो गया। हैंडल असेंबली इंस्टॉल होने के बाद फिर उस पर ब्रेक असेंबली इंस्टॉल हो गई। हाँ, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सी है, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पहले ब्रेक असेंबली इंस्टॉल हो जाए, पहले ब्रेक उस पर इंस्टॉल हो जाए फिर हैंडल इंस्टॉल हो, क्योंकि हमें साइकिल में मालूम है कि हैंडल पर ही ब्रेक लगते हैं, फ्रंट और रियर। तो दैट्स वाई पहले हैंडल असेंबली करनी पड़ेगी, ब्रेक असेंबली बाद में करनी पड़ेगी। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ड्राइविंग सीट हमने लगाया और उसके बाद पेंटिंग शॉप में भेजा, पेंट होकर निकला तो हमें यहाँ पे साइकिल मिल गई, यहाँ हमें फाइनल मिल गया आउटपुट, साइकिल मिल गई। अब जरा इसी को एग्जांपल से समझा जाए कि सपोज दैट कि 2 गियर, 1 चैन, 1 पैडल को इस पे असेंबल करने पे सपोज दैट हमें लगते हैं 3 मिनट, ठीक है ना। इस लाइन पे हर तरफ से डिफरेंट 2-3 वर्कर लगे हैं और जैसे ही यहाँ पे फ्रेम पहुँचा फट से उन्होंने उस पर इंस्टॉल किया और विद इन 3 मिनट ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। आफ्टर 3 मिनट इट विल गो ऑन द व्हील असेंबली, और जब व्हील असेंबली पे गया तो 2 व्हील लगने में सपोज दैट लगते हैं 2 मिनट, है ना। आफ्टर दैट जब ये व्हील असेंबली लगने के बाद हैंडल असेंबली पे गया, सपोज दैट इसे लगते हैं 4 मिनट, है ना। और 4 मिनट के बाद जब ब्रेक असेंबली पे जा रहा है इसे 2 मिनट लग रहा है, ड्राइविंग सीट को लगने में 1 मिनट लग रहा है, पेंटिंग शॉप को सपोज दैट 3 मिनट लग रहा है, इतना इस पे लगा, ठीक है। देखें जरा कुछ इन डाटा के बेस पे कुछ वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, है ना। 3 मिनट में यहाँ वर्क ख़त्म हुआ, उसके बाद ये इस पे गया, तो ये जो मशीन थी ये वेट कर रही थी इसका, है ना, क्योंकि यहाँ पे काम 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ख़त्म होता है इस पे वर्क ख़त्म होता है 3 मिनट में, 3 मिनट में। तो जाहिर सी बात है कि हर प्रोडक्ट के बीच में 1 मिनट का यहाँ पे गैप आएगा, है ना। इस 1 मिनट के गैप में क्या होगा, जो वर्क स्टेशन 2 है, ये हमारा वर्क स्टेशन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, 5 और ये 6। वर्क स्टेशन 2 को
अपने प्रोडक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, कितना, 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क स्टेशन 2 के जो लेबर हैं, जो मशीन है, वो सब वेट कर रहे हैं, तो उनका जो भी कॉस्ट उस पर इन्वॉल्व है वो लॉस जा रही है ना। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ 3 मिनट है, यहाँ 2 मिनट है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस मशीन को वेट ना करना पड़े। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, एक लेबर बढ़ा दें, शायद जल्दी काम हो जाए यहाँ पे, इस पे, है ना, या कुछ मशीन को कुछ और ऑटोमेटिक कर दें। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक इश्यू दिखाई पड़ रहा है आपको कि यहाँ 3 मिनट, यहाँ 2 मिनट, तो 1 मिनट का वेटिंग टाइम हो गया किसके लिए, वर्क स्टेशन 2 के लिए, है ना। वैसे ही आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि इससे एक प्रोडक्ट का काम 2 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या काम हो रहा है, 4 मिनट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वेटिंग टाइम होगा, ठीक है, कितना मिनट होगा, 2 मिनट होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, लेकिन वर्क स्टेशन हमारा फ्री नहीं है, वर्क स्टेशन पे वर्क चल रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। तो दिस इज वेटिंग टाइम फॉर प्रोडक्ट and this is waiting time for वर्क स्टेशन, वेटिंग टाइम फॉर वर्क स्टेशन। तो अगर इस टाइप से चीज़ चल रही है, तो अगर प्रोडक्ट वेट कर रहा है, अगर प्रोडक्ट वेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ये बढ़ता रहेगा, है ना। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बढ़ती रहेगी। तो इसलिए इस लाइन को भी हम बैलेंस लाइन नहीं कहेंगे, है ना। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वेटिंग टाइम 0 हो जाए या ना होने पाए। तो जैसे यहाँ पे एक व्हील असेंबली लग रही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा दें, है ना। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो नहीं, यहाँ पे हैंडल असेंबली पे 4 मिनट लग रहा है। अगर हैंडल असेंबली के लिए जो मैन पावर या हमने मशीनरी सेट किया है उसको अगर डबल कर दें तो ये 4 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। जब 2 मिनट में हो जाएगा तो ये 2 और ये 2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इन्वेंट्री इकट्ठा हो रही है ये 0 हो जाएगी। तो इस टाइप की सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है किसी भी असेंबली लाइन में, और इसी को हमें दूर करने को हम लोग कह रहे हैं लाइन बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज असेंबली लाइन बैलेंसिंग, है ना। सो जस्ट सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइन बैलेंसिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन बैलेंसिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट टास्क इवनली ओवर द वर्क स्टेशन सो एज टू मिनिमाइज द आइडल टाइम ऑफ मैन एंड मशीन। ना तो मशीन आइडल रहे और ना ही मैन आइडल रहे, क्योंकि आइडल टाइम ऐसा होता है जहाँ पे किसी टाइप की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो ये बहुत ही लॉस वाला टाइम है। तो हमें बैलेंसिंग को ऐसे करना है कि कोई भी न मैन फ्री रहे न मशीन फ्री रहे, हमारी प्रोडक्शन लाइन स्मूथली कंटिन्यूअस हर मशीन चलती रहे। सो फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फॉलोड। व्हाट इज क्राइटेरिया? फर्स्ट, दैट इज प्रोडक्शन एट द डिजायर्ड आउटपुट कैपेसिटी, कि इस हर प्रोडक्शन लाइन की एक डिजायर्ड कैपेसिटी है। आप क्या चाह रहे हैं कि पर आवर हमें 10 बाइसिकल असेंबल होके बाहर आ जाए, है ना। तो ये आपने डिजायर्ड आउटपुट सेट किया है। तो अब आपको जो असेंबली लाइन को बनाना है इस पर्पज़ के लिए बनाना है कि हाउ टू डिजाइन द असेंबली लाइन दैट 10 बाइसिकल असेंबली इज कंप्लीटेड इन 1 आवर। ओके। सेकेंड इज सीक्वेंस ऑफ टास्क इज फिजिबल। जो आपने टास्क वर्क स्टेशन पे जो टास्क सेट किए हैं उसकी फिजिबिलिटी देखना ज़रूरी है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, यहाँ पे देखिए कि ये नहीं पॉसिबल है कि ये जो टास्क है हैंडल असेंबली एंड ब्रेक असेंबली, इनका जो सीक्वेंस है ये रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पहले ब्रेक की असेंबली कर लें फिर हैंडल की असेंबली कर लें। तो पहले हमें हैंडल असेंबली करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट ब्रेक असेंबली करनी पड़ेगी। तो दिस इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ द टास्क इज फिजिबल। एंड नेक्स्ट इज लाइन शुड बी इफिशियंट, मीन्स efficiency, productivity of the assembly line must be high. Okay. So what are the component of assembly? Component of assembly means कि टास्क की अगर हम बात करें तो एक स्टेशन पे नंबर ऑफ टास्क पॉसिबल हैं, एक स्टेशन पे नंबर ऑफ टास्क पॉसिबल हैं। हाउ इट कैन बी सो दैट यू कैन सी इन द एग्जाम्पल कि देयर इज फर्स्ट वर्क स्टेशन, और इस वर्क स्टेशन पे हमने 3 काम लिए हैं। 2 गियर्स का अरेंजमेंट, है ना, ये कहते हैं जो पावर गियर्स हैं, इस पे चैन लगाएंगे, 1 चैन एंड पैडल। तो जो पावर ट्रांसमिशन में ये इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, इनको यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि टास्क का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टास्क एट 1 स्टेशन। ऐसा हो सकता है, ऐसा करना भी चाहिए कि एक स्टेशन पे एक काम नहीं हो, क्योंकि एक स्टेशन पे एक काम होगा तो टाइम बढ़ता जाएगा,
ठीक है, और लेबर बहुत लग जाएंगे, मैन पावर बहुत लग जाएगी। नेक्स्ट क्या है, टाइम, क्योंकि कोई ना कोई टास्क हो रहा है तो उस टास्क में टाइम जरूर होगा, तो टाइम इज एसोसिएटेड विद द टास्क, है ना। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि एक काम, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ टास्क ऐसे हैं कि जिसको करने के लिए पिछले टास्क का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसको कंप्लीट हुए हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगला काम नहीं हो पाएगा। जैसे साइकिल का एग्जांपल लें तो हमने साइकिल में पहले फ्रेम का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रेम नहीं होगा तो उस फ्रेम पर हम कोई भी असेंबली नहीं कर सकते, है ना। तो इसी को बोल रहे हैं प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। तो इसको एक प्रेसिडेंस डायग्राम की मदद से समझा जाएगा, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द प्रेसिडेंस डायग्राम। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेस हैं, इसमें लगने वाले टाइम है, और इसका ये प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर मतलब क्या हुआ कि सी एक्टिविटी को, सी प्रोसेस को होने के लिए ए प्रोसेस का होना जरूरी है। विदाउट फिनिशिंग ऑफ ए प्रोसेस वी कैन नॉट स्टार्ट द सी प्रोसेस। तो हियर वी कैन सी दैट ए एंड बी डोंट हैव एनी प्रीडिसेसर। तो इसका मतलब ए और बी को स्टार्ट होने में किसी तरह की कोई इशूज नहीं है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमने ए प्रोसेस को ख़त्म, ये स्टार्ट किया, और बी प्रोसेस को स्टार्ट किया, इसके लिए कोई प्रीडिसेसर नहीं है, ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है। अब अगर हमें सी स्टार्ट करना है तो सी को स्टार्ट होने के लिए ए का एंड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सी तब स्टार्ट होगा जब ए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सी स्टार्ट हुआ, आफ्टर फिनिशिंग ए वी कैन स्टार्ट सी। ओके, लेट्स सी डी। डी को स्टार्ट होने के लिए ए और बी दोनों का ख़त्म होना ज़रूरी है। डी के लिए ए और बी दोनों ख़त्म होना ज़रूरी है। तो डी की एक्टिविटी, डी प्रोसेस को हम तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ए भी ख़त्म हो जाए और बी भी ख़त्म हो जाए। तो विदाउट ए और बी के एंड हुए डी को स्टार्ट नहीं कर सकते दोनों के साथ। सिमिलरली ई की बात करें तो ई एक्टिविटी सी और डी के उस पर आएगा, तो ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट कर सकते हैं सी डी के ख़त्म होने के बाद। सपोज दैट दिस एक्टिविटी इज ई, वी कैन स्टार्ट इट आफ्टर एंडिंग द प्रोसेस सी एंड डी। ओके, एफ को स्टार्ट करना है, एफ विल बी स्टार्टेड आफ्टर डी, एफ विल बी स्टार्टेड आफ्टर डी, डी के बाद एफ स्टार्ट होगा, ठीक। जी विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई, जी विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई, जी विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई, ठीक। एंड एच विल बी स्टार्टेड आफ्टर ई एफ जी। एच एक्टिविटी जो है वो ई एफ जी के बाद स्टार्ट होगी। जब तक तीनों कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, ये भी कंप्लीट हो जाए, ये भी कंप्लीट हो जाए और ये भी कंप्लीट हो जाए, तब जाके हमारी एक्टिविटी एच स्टार्ट होगी। तो इसी को हम कह रहे हैं प्रेसिडेंस डायग्राम। इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा जो टास्क है उसकी सीक्वेंसिंग क्या हो सकती है। तो लाइन बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। ओके, सो स्टेप्स ऑफ असेंबली लाइन बैलेंसिंग। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन टास्क फॉर वर्क स्टेशन। सेकंड इज sequencing of the task. Predecessor and successor tasks are identified. Third one is calculate minimum number of workstation to produce desired output. Fourth is assign task to each station by using heuristic approach. What is heuristic approach? एक थंब रूल है, ऐसे थंब रूल को इसको हम लॉजिकली एनालिसिस करके प्रूफ कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट वन इज इवेलुएट इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव द लेआउट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। क्योंकि ये सब कुछ ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक है, इसके एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। तो इसको हमें बार बार देखना पड़ेगा कि बेटर सॉल्यूशन कौन सा है, तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, so this is all about today's lecture, and we will meet with some new topic in next lecture. Thank you so much.